सोचिए क्या होता है जब एक छोटी सी मामूली सी गलती एक ऐसे सिस्टम से जा टकराती है जो झुकने को तैयार ही नहीं है। आज हम एक ऐसी ही केस की कहानी लेकर आए हैं, एबरडेयर टेक्नोलॉजीज केस। ये एक ऐसी कानूनी लड़ाई है जिसने भारत के पूरे टैक्स सिस्टम के नियमों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बिल्कुल। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे उस गलती की जो पत्थर की लकीर बन गई। फिर देखेंगे कि कैसे एबरडेयर ने सिस्टम को चुनौती दी। इसके बाद अदालतों ने इस मामले में क्या रुख अपनाया, कैसे एक नई मिसाल कायम हुई और आखिर में इस पूरे केस का हमारे टैक्स सिस्टम पर क्या असर पड़ा। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही जानी पहचानी समस्या से। देखिए, टैक्स फाइल करते समय गलतियां तो किसी से भी हो सकती हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो जब आपकी एक छोटी सी भूल एक ऐसे ऑटोमेटेड सिस्टम के सामने आ जाए जो किसी भी तरह की माफी या सुधार के लिए बना ही नहीं है। और यही सवाल इस पूरे केस की जड़ है। किसी भी बिजनेस के लिए ये एक बुरे सपने जैसा है कि आपसे अनजाने में कोई गलती हो जाए जिससे आपको भारी नुकसान हो सकता है और सिस्टम बस ये कहे, सॉरी, अब बहुत देर हो चुकी है। और इस देर हो चुकी है के पीछे थी एक कानूनी दीवार। वो दीवार थी CGST एक्ट का सेक्शन 39(9). ये कानून एकदम साफ कहता था कि अगर आपसे अपने GST रिटर्न में कोई गलती हो गई तो उसे ठीक करने के लिए आपके पास एक डेडलाइन है, जो आमतौर पर अगले फाइनेंशियल ईयर की 30 नवंबर होती है। और अगर वो तारीख निकल गई तो बस खेल खत्म, सिस्टम आपको कोई भी बदलाव करने की इजाजत नहीं देगा। और इसी दीवार से जा टकराई एक कंपनी जिसका नाम था एबरडेयर टेक्नोलॉजीज। उनकी कहानी ही इस पूरी कानूनी लड़ाई की नींव बनी। तो चलिए अब असल कहानी पर आते हैं। मामला देखिए बहुत सीधा साधा था। एबरडेयर ने अपने GST रिटर्न्स एकदम टाइम पर फाइल किए, सब ठीक था। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि अरे, कुछ एंट्रीज में तो गलती हो गई है, जैसे किसी का GST नंबर गलत टाइप हो गया। अब यहाँ दो बातें बहुत जरूरी हैं। पहली, ये गलती जानबूझकर नहीं की गई थी, और दूसरी, और ये सबसे अहम है, कि इस गलती से सरकार को रेवेन्यू का कोई भी नुकसान नहीं हुआ था, 1 रुपए का भी नहीं। पर प्रॉब्लम क्या थी? जब तक उन्हें अपनी इस गलती का पता चला, उसे सुधारने की जो कानूनी डेडलाइन थी वो निकल चुकी थी। तो अब मामला कोर्ट में था और दोनों पक्ष आमने सामने थे। एक तरफ थी एबरडेयर जो कह रही थी कि देखिए, ये एक मामूली सी अनजाने में हुई गलती है, इससे सरकार का कोई नुकसान भी नहीं हुआ। तो असली न्याय तो यही कहता है कि हमें इसे ठीक करने का मौका मिलना चाहिए। और दूसरी तरफ थे टैक्स अधिकारी। उनका कहना था, सॉरी, नियम तो नियम है, डेडलाइन पार हो चुकी है और कानून हमें कोई भी छूट देने की इजाजत नहीं देता। मतलब ये कानून की भावना और कानून के शब्दों की क्लासिक लड़ाई बन गई थी। तो जब सिस्टम ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, तब एबरडेयर ने न्याय के दरवाजे पर दस्तक दी। और यहीं से इस कहानी में एक बहुत बड़ा और निर्णायक मोड़ आता है, जब ये मामला पहुंचता है बॉम्बे हाई कोर्ट। और बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला आया वो सच में एक मील का पत्थर था। कोर्ट ने कहा कि देखिए, तकनीकी डेडलाइन का मकसद ये नहीं है कि असली गलतियों को सुधारने से ही रोक दिया जाए। न्याय और सही टैक्स रिपोर्टिंग को हमेशा ऐसी कठोर प्रक्रियात्मक रुकावटों से ऊपर रखना चाहिए। मतलब कोर्ट ने कानून के शब्दों के बजाय उसकी आत्मा को समझा। उन्होंने कहा कि टैक्स कानून का मकसद सही टैक्स वसूलना है, न कि छोटी-मोटी गलतियों के लिए किसी को सजा देना। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। टैक्स डिपार्टमेंट को ये फैसला पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि इससे तो एक गलत ट्रेंड शुरू हो जाएगा और फिर कोई भी डेडलाइन को सीरियसली नहीं लेगा। तो उन्होंने इस फैसले को चुनौती दी देश की सबसे बड़ी अदालत में, यानी सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो बहुत बड़ा था। उन्होंने ना सिर्फ बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया, बल्कि उसे एक और भी मजबूत आधार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स डिपार्टमेंट की अपील को खारिज करते हुए कहा कि क्लरिकल या मामूली गणित की गलतियों को सुधारने का अधिकार असल में व्यापार करने के अधिकार का ही एक हिस्सा है। ये एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट था। इसने ये साफ कर दिया कि टैक्स का सिस्टम बिजनेस को रोकने के लिए नहीं, बल्कि उसकी मदद करने के लिए होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के इस आखिरी फैसले के साथ ही एबरडेयर केस अब सिर्फ एक केस नहीं रह गया। ये एक मिसाल बन गया, जिसे हम लीगल लैंग्वेज में प्रीसिडेंट कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब से अगर भविष्य में कोई भी ऐसा ही मामला सामने आता है तो इस फैसले को एक उदाहरण के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। और इस मिसाल का असर दिखने में ज्यादा देर भी नहीं लगी। एक और केस सामने आया, जॉनसन मैथी केमिकल्स का।
इनकी समस्या थोड़ी अलग थी। जीएसटी आने के बाद पुराना सिस्टम बंद हो गया था और वो बेचारे अपने 1.16 करोड़ के एक जायज़ क्रेडिट को क्लेम ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म भरना नामुमकिन था। तब उन्होंने एबरडेयर केस का हवाला दिया और कहा कि एक प्रोसीजरल दिक्कत की वजह से हमारा अधिकार नहीं छीना जा सकता। और जानते हैं क्या हुआ? बॉम्बे हाईकोर्ट ने एबरडेयर के फैसले को लागू किया और अधिकारियों को आदेश दिया कि वो मैनुअल फॉर्म स्वीकार करें और क्रेडिट दें। ये इस नई मिसाल की ताकत का पहला सबूत था। तो देखा आपने कैसे एक कंपनी की लड़ाई सिर्फ उसी के काम नहीं आई, बल्कि इसने पूरे टैक्स सिस्टम पर एक बहुत गहरा और पॉजिटिव असर डाला। तो चलिए अब समझते हैं कि इस एक फैसले का दूर तक क्या प्रभाव पड़ा। इस एक फैसले ने बहुत कुछ बदल दिया। सबसे पहले तो इसने टैक्स पेयर्स के अधिकारों की रक्षा की। इसने बिजनेस को ये राहत दी कि अगर कोई अनजाने में गलती हो जाए तो उसे सुधारा जा सकता है। छोटी छोटी गलतियों पर होने वाले टैक्स विवाद कम हुए। और हाँ, इसने अधिकारियों पर भी एक तरह का दबाव बनाया कि भाई अपना जीएसटी पोर्टल और सिस्टम सुधारो, उसे यूजर फ्रेंडली बनाओ। कुल मिलाकर इसने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा बैलेंस्ड और टैक्स पेयर फ्रेंडली बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया। बिल्कुल। अगर एक लाइन में कहें तो इस फैसले का निचोड़ यही है कि कंप्लायंस की प्रक्रियाएं प्रैक्टिकल होनी चाहिए, सजा देने वाली नहीं। मकसद सही टैक्स लेना है, न कि अनजाने में हुई गलतियों के लिए बिजनेस को परेशान करना। और आखिर में एबरडेयर केस हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां सब कुछ ऑटोमेटेड हो रहा है, हम ऐसे सिस्टम कैसे बनाएं जो एफिशिएंट तो हों लेकिन साथ ही साथ निष्पक्ष भी हों। ये बहुत ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी इंसान की मदद करे, न कि उसकी छोटी छोटी गलतियों को पत्थर की लकीर बना दे। यही वो बैलेंस है जिसे हमें आगे भी हमेशा ढूंढते रहना होगा।